नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दुनिया के जिन देशों में भारतीय बड़ी तादाद में रहते हैं, उनमें से एक है नॉर्थ अमेरिका का एक देश कनाडा। कनाडा के साथ भारत के रिश्ते पिछले कुछ सालों से नरम, कभी गरम, इस तरीके से लगातार बने हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में या पिछले कुछ सालों में ये खराब ही हो गए, इतने कि जितने पहले कभी नहीं हुए। कनाडा में सक्रिय एक खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। निज्जर आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स का मुखिया था और कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सरी में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब का प्रमुख रहा। इस साल 18 जून को गुरुद्वारे के अहाते में कुछ अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मसले पर कनाडा अब यह शक जता रहा है, प्रूफ नहीं है उसके पास, कोई जानकारी नहीं दी है उसने, ठोस सबूत, लेकिन एक शक जताते हुए एक आरोप लगा रहा है कि हत्या भारतीय एजेंसियों के इशारे पर हुई। यह मुद्दा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में दिए एक बयान में उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने निज्जर की हत्या का मुद्दा उठाया। उनसे कहा था, उन्होंने ये बोला कि इस हत्या में भारत सरकार अगर किसी भी तरह शामिल है तो ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए और ये स्वीकार्य नहीं होगा और जांच में भारत मदद करे। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. We will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I have conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. अब इसके साथ ही कनाडा ने सोमवार को अपने यहां भारतीय हाई कमीशन में तैनात एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निकाल दिया, जैसे कि आप उनकी विदेश मंत्री का अभी बयान भी सुन रहे थे। भारत ने भी देरी नहीं की, इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ रेसिप्रोसिटी। विदेश संबंधों में यह चीज बहुत होती है, जैसे को तैसा। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल उस वैसी ही प्रतिक्रिया यहां पर भी होगी। पहले तो कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान की तीखी आलोचना हुई भारत में, उनके आरोपों को सिरे से खारिज किया गया। यह बोला गया कि यह बेबुनियाद आरोप जब प्रधानमंत्री से वो मिले थे तब भी उन्होंने लगाया था, जिसको उस समय भी सिरे से खारिज कर दिया गया। फिर मंगलवार को भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर कैमरन मैके को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया। तुरंत उनको बुलाया गया, उन्हें उनके एक राजनयिक के निकाले जाने की जानकारी दी गई। इस राजनयिक को अगले 5 दिन में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। इसके बाद विदेश मंत्रालय से बाहर निकले कनाडा के हाई कमिश्नर का बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें तो उसको देख करके आपको साफ पता लग जाएगा कि भारत ने कितनी सख्ती से कनाडा के आरोपों का जवाब दिया होगा। हाई कमिश्नर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के बजाय जल्दी आनन फानन में अपनी गाड़ी में बैठे और जिस नाटकीय अंदाज में उन्होंने अपना दरवाजा बंद किया है माइक बाहर फेंकते हुए, जरा आप वो देखिए। You got to call the External Affairs Minister. Sir, you meet the... Sir. You got to call the External Affairs Minister. Sir, you meet the... Sir. विदेश मंत्रालय के मुताबिक कनाडा के राजनयिकों के भारत के अंदरूनी मामलों में बढ़ते दखल और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने की वजह से यह कदम उठाया गया है।
विदेश मंत्रालय के बयान में कनाडा के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया गया है। बयान में कहा गया है कि हम कनाडा के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। कनाडा में किसी भी हिंसात्मक गतिविधि में भारत के शामिल होने की बात बेतुकी और राजनीति से प्रेरित है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने इसी तरह के आरोप लगाए थे, जिन्हें सिरे से खारिज कर दिया गया था। इस तरह के आधारहीन आरोप खालिस्तानी अलगाववादियों और चरमपंथियों पर से ध्यान हटाने की कोशिश है, जिनको कनाडा में पनाह मिलती है और जिनकी वजह से भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा है। दरअसल भारत और कनाडा के बीच तनाव एकदम से नहीं हुआ है। पिछले कई सालों से कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादियों और आतंकवादियों को शरण मिलती रही है। वो खुलेआम भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं। जैसे 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी अलगाववादी कनाडा में एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। यहां तक कि भारतीय राजनयिकों की तस्वीरें लगाकर सिखों को उनसे बदला लेने के लिए उकसा रहे थे। भारत ने कनाडा सरकार से ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आजादी कहकर कार्रवाई से बचते रहे। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि वो किस तरीके से अपनी लोकप्रियता बचाने के लिए, लोकप्रिय तो अब वो उस तरीके से नहीं है, उनके अपने ही देश में रेटिंग्स बहुत पुअर है, लेकिन वो किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेले। खालिस्तानियों को उनके जो बात उन्हें सुनने में अच्छी लगती है उस तरीके की बात करें, भले ही वो किसी देश को नुकसान पहुंचा रहा हो, उनके खुद के देश को नुकसान पहुंचा रहा हो, कि जिस तरीके के अलगाववादी और आतंकवादी उनके देश में, उसको अभिव्यक्ति की आजादी बोल करके वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। अब दोनों देशों के बीच संबंध और खराब होने ही थे अगर इस तरीके की बात होगी तो। इस बारे में कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया से ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी महासिद्धि। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया है, जो कि उन्होंने अपने पार्लियामेंट में बोला है। और उन्होंने कहा है कि भारत का एक लिंक है, जो प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग हुई थी जून 18 को सरी में, जो कि वैंकूवर से 30 से 40 किलोमीटर दूर है। जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट को ये बताया कि कनेडियन सरकार के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि एक पोटेंशियल लिंक हो सकता है इंडियन गवर्नमेंट का इस किलिंग के साथ। इसके साथ ही भारत और कनाडा के बीच में जो एक फ्रिक्शन चल रहा था वो आगे बढ़ सकता है, वो ज़्यादा कठिन दौर देख सकता है भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं, क्योंकि न केवल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये स्टेटमेंट पार्लियामेंट में किया है, लेकिन उसके बाद यहाँ की फॉरेन मिनिस्टर मेलनी जोली ने एक स्टेटमेंट किया, जिसमें उन्होंने ये बोला कि भारत के एक सीनियर डिप्लोमेट को कनाडा ने इसी मसले पर एक्सपेल भी कर दिया है। हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग 18 जून को हुई थी, जिसके बाद से प्रो खालिस्तान एक्टिविस्ट ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये भारत से जुड़ी हुई है। उन्होंने एक फ्रीडम रैली भी अगस्त में करने की कोशिश की थी, जिसके पोस्टर्स में भारत के डिप्लोमेट्स का नाम और फोटोग्राफ्स दिए हुए थे। भारत ने इस मुद्दे को बहुत ही सख्त रूप से कनाडा के साथ उठाया था, जिसके बाद मेलेनी जोली ने कहा था कि कनाडा का ये पूरा ओनस है वियना कन्वेंशन के तहत कि वो जो भी डिप्लोमेट्स कनाडा में हैं उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी दे, उनको सुरक्षा मुहैया कराए। लेकिन आज सिचुएशन बदल सी गई है। जस्टिन ट्रूडो ने ये इल्ज़ाम भारत पर लगाया है अपनी पार्लियामेंट में, और मेलनी जोली ने एक्सपल्शन का ऐलान भी किया है एक सीनियर डिप्लोमेट के लिए। अब जिस शख्स की हत्या पर दो बड़े देशों के बीच इतना तनाव हो गया है वो कौन था, ये जानना भी बहुत जरूरी है। हरदीप सिंह निज्जर भी ऐसा ही एक शख्स था जो खालिस्तान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन गया था। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी कि केटीएफ का मास्टरमाइंड था। भारत सरकार ने केटीएफ को आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया है। केटीएफ पर भारत में आतंकी हमलों को अंजाम देने का आरोप है। 2007 में पंजाब के एक सिनेमा हॉल में बमबारी का आरोप भी इसी केटीएफ पर है। केटीएफ प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस से जुड़ा रहा है। भारत में आतंकवाद पर कार्रवाई से जुड़ी एनआईए
यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने निज्जर के सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा की खुफिया एजेंसी ने निज्जर को बताया था कि उसे खतरा है। कनाडा बीते कई साल से अपनी जमीन पर ऐसे खालिस्तानी अलगाववादियों और आतंकवादियों को बढ़ावा देता रहा है। इससे उसका दुस्साहस बढ़ता है और वो भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हो जाता है। जैसे बीते 2 साल में ही आप अगर देखें तो ऐसी कई घटनाएं हुई। मसलन 6 जुलाई 2023 को कनाडा के टोरंटो में खालिस्तान समर्थक पोस्टरों में भारतीय हाई कमिश्नर और महावाणिज्य दूत यानी कि कौंसल जनरल को निशाना बनाने के लिए लिखा गया किल इंडिया। 4 जून 2023 में ओंटारियो के ब्रैम्पटन में खालिस्तान समर्थक एक सिख परेड में एक झांकी निकाल रहे थे जिसमें 1984 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की घटना को दिखाया गया। यह परेड अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर आयोजित की गई। 17 फरवरी 2023 को मिसिसागा में एक हिंदू मंदिर की दीवारों को पेंट से खराब कर दिया गया। 31 जनवरी 2023 को इसी ब्रैम्पटन में जहां पर यह झांकी निकाली गई थी, वहीं पर एक मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। उसकी दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। आप सोचिए ये कैसी घृणा है, ये कैसी नफरत है और किस तरीके का इसको अभिव्यक्ति की आजादी का एक रूप दिया जा रहा है कनाडा में वहां के जो हेड हैं जस्टिन ट्रूडो उनके द्वारा। सितंबर 2022 में टोरंटो में भी एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई। अक्टूबर 2022 में मिसिसागा में खालिस्तान समर्थकों और कई भारतीय नागरिकों के बीच झड़प हुई। फरवरी 2022 में टोरंटो में एक्सट्रीमिस्ट यानी कि अतिवादियों ने 6 मंदिरों पर हमला कर उन्हें नुकसान पहुंचाया और यह सब कनाडा की सरकार के हिसाब से अभिव्यक्ति की आजादी है क्योंकि इस पर उन्होंने ढील बरती। भारत ने ऐसी सभी घटनाओं पर अपना तीखा विरोध जताया है, लेकिन कनाडा सरकार ने ऐसी घटनाओं पर खास ध्यान नहीं दिया। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि 6 जुलाई को खालिस्तान समर्थक पोस्टरों में भारतीय हाई कमिश्नर और कौंसल जनरल जो हैं उनको निशाना बना करके लिखा था किल इंडिया। आप ये कैसे कर सकते हैं? और ये आप जरा फर्ज कीजिए ऐसे पोस्टर अगर हिंदुस्तान में आ जाएं या इस तरीके के अलगाववादी कनाडा के खिलाफ बोलने वाले अगर भारत में रहें तो क्या कनाडा चुप रहेगा? क्या ये जस्टिफाइड होगा? तो फिर भारत कैसे चुप रहे? इन पोस्टरों में, ये पोस्टर जो हम आपको बता रहे हैं, 8 जुलाई को टोरंटो में खालिस्तान फ्रीडम रैली बुलाने का आह्वान किया गया। इसी दिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि कनाडा के नागरिकों के लिए बोलने की आजादी है। हालांकि साथ ही यह भी कहा कि हिंसा और अतिवाद के हर रूप का विरोध करेंगे। भारत ने यह मुद्दा कनाडा की सरकार के सामने उठाया था। अपने 2 राजनयिकों को निशाना बनाने वाले पोस्टरों का सख्त विरोध किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह मुद्दा बोलने की आजादी का नहीं है बल्कि हिंसा की वकालत करने का है, अलगाववाद को बढ़ावा देने का है, आतंकवाद को सही ठहराने का यह मुद्दा है और इस वजह से आप वो आजादी दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। लेकिन कनाडा की सरकार ने भारत के ऐतराज के बावजूद कुछ खास काम नहीं किया, कोई भी कार्रवाई नहीं की, पुलिस लगा दी 2-4। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा सरकार के ऐसे रवैये के कारण ही भारत के साथ उसके रिश्ते लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। 2018 से भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास ज्यादा बढ़ी है। 2018 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत दौरा विवादों की वजह से सुर्खियों में रहा, जब ट्रूडो की पत्नी की तस्वीर मुंबई में एक खालिस्तानी आतंकवादी के साथ छपी। जसपाल अटवाल नाम का ये जो आतंकी है, जो 1986 में अकाली नेता मलकियत सिंह सिद्धू की हत्या का दोषी करार किया गया। 2020 में ट्रूडो ने भारत में किसान आंदोलन के समर्थन में कुछ बयान दिए। वो समर्थन करना ठीक है क्योंकि किसान आंदोलन यहां पर हो रहा था, वो भारतीय कर रहे थे, लेकिन जिस पर भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब करके एक विरोध जताया कि आप इस तरीके का बयान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये तो भारत का इंटरनल मामला है। कई भारतीय राजनयिकों ने ट्रूडो को एक खुला पत्र लिखा। इस पत्र में भारतीय राजनयिकों ने
ट्रूडो पर वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। ये भी कहा कि खालिस्तानी फंड का इस्तेमाल कनाडा में राजनीतिक अभियानों में किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कनाडा में ट्रूडो द्वारा खालिस्तान समर्थकों को खुली छूट और भारत विरोधी माहौल बनाने देने के पीछे घरेलू राजनीति, और ये घरेलू राजनीति क्या है, वोट बैंक पॉलिटिक्स वाला पॉइंट, वो उसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं और ज्यादा विस्तार से आगे बात करेंगे। ये 40 साल से चला आ रहा एक मुद्दा है जो कनाडा के मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो जब कनाडा के प्रधानमंत्री थे तब से चला आ रहा है। पियर ट्रूडो जो है 1968 से लेकर के सन 80 के बीच में और फिर 80 से 84 तक कनाडा के वो प्रधानमंत्री रहे थे। 80 के दशक में जब पंजाब में खालिस्तान आंदोलन जोर पकड़ रहा था तो कनाडा में तब भी उसे हवा दी गई। तो आप समझ रहे हैं ये पुश्तैनी चला आ रहा है ट्रूडो खानदान में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस बारे में पियर ट्रूडो से सख्त ऐतराज जताया था, लेकिन लेखक टेरी मिलेव्स्की ने अपनी किताब ब्लड फॉर ब्लड 50 years of the global खालिस्तान प्रोजेक्ट 2021 में जो आई थी उसमें इस बात का जिक्र किया है। लेकिन कनाडा की राजनीति में ऐसी मजबूरी क्यों है? इसकी वजह है वोट बैंक पॉलिटिक्स। 2021 के कनाडा के सेंसस के मुताबिक वहां की जनसंख्या है पॉपुलेशन 2.1% सिख है, जो वहां सबसे तेजी से बढ़ रहा एक धार्मिक समुदाय है। भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख कनाडा में है और कई खालिस्तानी अलगाववादी उसके बीच लगातार जबरन भारत विरोध को हवा दे रहे हैं। हम एक बात यहां पर फिर दोहरा दें, हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो सिख वहां पर कैनेडियंस बन गए हैं वो सारे खालिस्तानी हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन उनके बीच में कुछ लोग इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, खालिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटी इंडिया बातचीत कर रहे हैं, जिसका राजनीतिक लाभ इस तरीके की बयानबाजी से जस्टिन ट्रूडो उठाना चाह रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता उठाना चाह रहे थे। यह है वोट बैंक पॉलिटिक्स। सिख समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं बोला जा रहा है यहां पर, लेकिन उनके बीच में बैठ करके जो अलगाववाद कर रहे हैं उनके लिए हमारी ये कमेंट्री। तो पॉलिटिक्स और खालिस्तान कनेक्शन के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स उमा शंकर सिंह। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के महज 158 सांसद हैं, जबकि 338 सीट वाली कनाडा की संसद में बहुमत के लिए 170 सांसदों की जरूरत होती है। ट्रूडो को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन हासिल है, जिसके 25 सांसद हैं। इस पार्टी के मुखिया हैं जगमीत सिंह, जो कि एक कट्टर खालिस्तानी अलगाववादी नेता हैं। इनका समर्थन ट्रूडो की सरकार के लिए जरूरी है। ट्रूडो इनको नाराज करने का जोखिम ले नहीं सकते, वरना उनकी सरकार गिर जाएगी। जाहिर सी बात है कि 2021 के चुनाव नतीजों ने ट्रूडो को खालिस्तानी अलगाववादी नेता और उनकी पार्टी के ऊपर निर्भर कर दिया है। ट्रूडो और जगमीत सिंह के बीच हुआ कॉन्फिडेंस एंड सप्लाई समझौता 2025 तक चलेगा। अगर जगमीत नाराज हुए तो समझिए ट्रूडो की सरकार अभी गई। कनाडा के चुनाव में चीन के दखल के शक पर जब विपक्ष ने जांच की मांग की तो जगमीत सिंह जो है वो ट्रूडो के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए। दूसरी तरफ ट्रूडो का साथ पाकर जगमीत सिंह ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे खालिस्तानी गतिविधियों को जमकर हवा दे रहे हैं। कनाडा में करीब 8 लाख सिख रहते हैं, जो वहां की आबादी का करीब 2% हिस्सा है। ये कनाडा में बहुत प्रभावशाली समुदाय है। जगमीत सिंह के भाई गुरु रतन सिंह भी एक प्रभावशाली सिख नेता हैं। सिख समुदाय को साधने के लिए ट्रूडो दावा कर चुके हैं कि उन्होंने सबसे अधिक सिखों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी। 2015 में ट्रूडो कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर सत्ता में आए और तब उनको 184 सीट मिली थी, लेकिन महंगाई जैसे मुद्दों के कारण उनकी लोकप्रियता लगातार गिरती चली गई। 2019 में वे पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ पाए, उनको महज 157 सीट मिली। ट्रूडो ने बहुमत पाने की आस में 2021 में फिर से चुनाव करा दिए, लेकिन 158 सीट ही जीत पाए और खालिस्तानी नेता की शरण में चले गए। हाल में किए गए एक सर्वे के मुताबिक 57% जो जनता है कनाडा की, वो चाहती है कि ट्रूडो सत्ता छोड़ दें। ट्रूडो इसके दबाव में है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी समर्थकों ने जिस तरह से कनाडा में भारतीय राजनयिकों को धमकाना शुरू किया, भारत को वो नागवार गुजरा। कई गतिविधियां वो पहले से कर रहे थे, लेकिन
तमाम भारत की मांग के बावजूद ट्रूडो ने इन जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उनके सामने सबसे पहले अपनी मजबूरी जो है वो सरकार बचाने की मजबूरी है। और अब वे उसी भाषा में बात कर रहे हैं जिस भाषा में खालिस्तानी अलगाववादियों ने भारत की एजेंसियों पर आरोप लगाए थे। तो ये ट्रूडो की अंदरूनी राजनीति की कहानी, इसी से वे बंधे हुए हैं। बहुत ही अफसोस की बात है कि कनाडा में जो भारत के साथ में अच्छे रिश्ते बनाने का और एक नई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बनाने की बात कर रहा था, सडनली उनकी सरकार इतनी ज़्यादा निर्भर हो गई है खालिस्तानी जो एक्टिविस्ट हैं उनके ऊपर, चाहे वोट्स की वजह से हो चाहे सरकार चलाने की वजह से हो। तो बहरहाल उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि भारत और कनाडा के रिश्ते इतने महत्व नहीं देना चाहिए और जो अपने यहाँ उनके जो घरेलू राजनीति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसमें उनको साथ में मिलाकर चलना है। भारत के साथ दिक्कत ये रहेगी कि जो भारतीय मूल के या भारतीय लोग वहाँ रह रहे हैं कनाडा में, उनको इस समय सुरक्षा के मसले पर बहुत ही एक मैं कहूँगा चिंताजनक स्थिति में रहना होगा। खासकर जो विद्यार्थी जाते हैं भारत से, उनको या जो व्यापार के क्षेत्र में या इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक बात चलती थी कि भारत और कनाडा जो है अच्छे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता ये है कि किसी वजह से वो बात ठीक नहीं चल पा रही है और कनाडियन सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं वो भारत समझ नहीं पाया। मेरे ख्याल से भी शायद समझाने का कोई समय नहीं मिला है या कोई ऐसी इच्छा भी नहीं थी समझाने की। नहीं, मैं कहूँगा ये कि जो भारतीय मूल के लोग कनाडा में रहते हैं उनमें ये ज़रूर है कि 80% के लगभग सिख समुदाय के लोग हैं, लेकिन उनमें ये कहना कि वो सबके सब एक ही तरह की भावनाओं से प्रेरित हैं, ये गलत बात होगी। क्योंकि जब भी ये खालिस्तानी एलिमेंट्स ने वहाँ पर एक्टिविस्ट ने गुरुद्वारों में या और जगहों पे चुनाव में हिस्सा लिया है, वो हमेशा हारे ही हैं। जो जनरल ब्रॉड स्ट्रीम है वहाँ पे भारतीय समुदाय की या सिख समुदाय की, वो इस बात में रही है कि सब लोगों के साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए और जो भारत की छवि बढ़ रही है विश्व में उसमें साथ में जोड़ना चाहिए, बजाय इसके कि जो पहले उनका सन 80 के दशक में एक पॉलिसी चलती थी कि कनाडा में रहेंगे, आराम करेंगे यहाँ पर और भारत के जो टुकड़े टुकड़े करवाएंगे। तो वो मेरे ख्याल से लगता था कि वो भावनाएं बदल गई थी, लेकिन लगता ये है कि किसी वजह से वो फिर से बात इस तरह की हुई है कि कनाडा में अंदरूनी हालात इस तरह के बने हैं क्योंकि वहाँ की सरकार ने जो निर्णय लिए हैं वो समझ में नहीं आए हैं। मेरे ख्याल से वो जो भारत के अंदर अगर आतंकवादी गुट हैं वो भाग के चले जाते हैं किसी दूसरे देश के अंदर या वहाँ पे प्रभावित करते हैं, तो उस देश को जो है थोड़ा सा जुड़ के देखना चाहिए कि किस तरीके से जो राजनयिक या जो काउंसलर अधिकारी हैं उनको पूरे तरीके से सुरक्षा मिले और जो वहाँ से लोग आकर रह रहे हैं कनाडा में जिन्होंने अपना घर बनाया है उनको भी पूरे तरीके से सुरक्षा मिलनी चाहिए। कनाडा और इंडिया दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है, मगर ट्रूडो का जो एलिगेशन है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बिल्कुल बहुत ही शॉकिंग है, क्योंकि जो कह रहे हैं वो अपने आप उनका अपना शब्द है कि ये एलिगेशन है, ये कोई एविडेंस नहीं है इंडिया के इन्वॉल्वमेंट का, ये एलिगेशन है। ये और उन्होंने ये भी कहा कि ये एलिगेशन है अबाउट पोटेंशियल इंडिया लिंक टू द मर्डर। ये पोटेंशियल, एक्चुअल लिंक नहीं है, पोटेंशियल। सवाल ये उठता है कि जब आपके पास सिर्फ एलिगेशन है, आपके पास इस समय कोई एविडेंस नहीं है, तो आप खुलेआम पब्लिकली आप इस एलिगेशन को क्यों पब्लिसाइज कर रहे हैं? जब से ट्रूडो सरकार में आए तब से ये रिश्ते भारत के साथ अंडर स्ट्रेन में हैं। तो ये बात इस समय ये उठती है कि ट्रूडो की सरकार एक माइनॉरिटी सरकार है जो डिपेंड करती है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर जगमीत सिंह के सपोर्ट पर। जगमीत सिंह कौन है? जो एक तरह के खालिस्तानी हैं, एक लॉयर पॉलिटिशियन है। जब लॉयर थे तो उन्होंने खालिस्तानियों को डिफेंड किया और पार्टिसिपेट किया प्रो खालिस्तान रैलीज और इवेंट्स में। अब ट्रूडो की माइनॉरिटी गवर्नमेंट जगमीत सिंह के सपोर्ट पर डिपेंडेंट है, तो उसके बिना सपोर्ट से वो गिर जाएगी। तो ये खालिस्तान का जो सपोर्ट जगमीत सिंह कर रहे हैं,
उसके बजाय ये जो हम देख रहे हैं कनाडा में, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही हैं सिख मिलिटेंट्स की, सिख एक्सट्रीमिस्ट की, ये ट्रूडो सरकार कुछ भी नहीं कर रही है इनको रोकने के लिए। उसके बजाय जब ट्रूडो दिल्ली आए थे रिसेंटली, तो मोदी जी ने उनको काफ़ी डांट लगाई और बोला कि कनाडा में आपकी लीडरशिप के अंडर एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं और ये जो सिख मिलिटेंट्स हैं इनका नेक्सस क्राइम सिंडिकेट्स के साथ, ड्रग सिंडिकेट्स के साथ भी है और आपकी सरकार इन एक्टिविटीज़ के बारे में जनरली कंसर्न्ड होनी चाहिए। अब उसके बाद ट्रूडो ये एलिगेशन लगाते हैं भारत के खिलाफ, तो इसका कोई लगता है कि कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन है। और अब बात करते हैं देश की आधी आबादी की, जिसे संसद और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण के लिए सरकार बिल लेकर आई है। हालांकि सवाल तो यह होना चाहिए कि आधी आबादी को पूरा हक क्यों नहीं, यह हक उसे पूरा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि 1/3 आरक्षण की बात हो रही है, तो चलिए ऐसे समझ लें कि यह बात जो कि इतने दशकों से हो रही थी, लगातार बात ये चली ही आ रही थी, उसमें कुछ तो कार्रवाई हुई। इसको लेकर के भी राजनीति हो रही है कि आप अभी ला रहे हैं, 2027 की डेडलाइन रखी है, 2029 के चुनाव में होगा। वैसे तो ये महिला आरक्षण 2020 में तत्कालीन 2010 में माफ कीजिएगा, तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार में राज्यसभा में पास हो गया था। लेकिन उसके बाद वोट बैंक पॉलिटिक्स ऐसी हावी हुई कि इसे लोकसभा में रखने की बारी ही नहीं आई, यानी कि यूपीए इसको लोकसभा में पास नहीं करवा पाई उस समय की सरकार। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की नई संसद में सबसे पहला काम यही किया, महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में रख दिया। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में इसे पेश किया। इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। मैं दोबारा दोहरा दूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम यह नाम दिया गया है इस बिल को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों में इस बिल को सर्वसम्मति से पास कराने की अपील की। लेकिन जब नए सदन में आए हैं, नया होने का एक उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है। आगे बढ़ने से पहले इस बिल के मुख्य प्रावधान जान लेते हैं। इनके मुताबिक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये सीटें कुल 33% के दायरे में ही होंगी। इस बिल पर पूरी तरह अमल 2027 तक ही हो पाएगा, जो बात मैं पहले बता रहा था। आप ये मत समझिए कि बस अब कल से लागू, 2027 यानी कि 2024 के चुनाव के बाद, क्योंकि अमल से पहले जनगणना होगी और फिर सीटों का परिसीमन, यानी कि पहले सेंसस होना है 2021 वाला, जो अभी तक नहीं हुआ है कंप्लीट। उसके बाद सीटों का डिलिमिटेशन होना है, परिसीमन, मतलब सीटें फिर से जो लोकसभा की सीटें हैं वो दोबारा से सब सेट होंगी। उसके बाद ये होगा। महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें 15 साल के रोटेशनल आधार पर होंगी। इसका मतलब है कि अगर कोई सीट आज किसी महिला के लिए आरक्षित है, तो 15 साल बाद कोई और सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इस बिल को लेकर भी शिकायतें कम नहीं हैं। कई विपक्षी दलों का कहना है कि महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी के लिए भी कोटा होना चाहिए।
अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं वो जो ज़्यादा पढ़ी लिखी और कास्ट की महिलाएं हैं उनका सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उनके लिए कोटे के अंदर कोटा एक आरक्षण होना चाहिए कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वैसे ऐसा नहीं है कि ये बिल संसद में पहली बार पेश किया गया। महिला आरक्षण बिल का मुद्दा बीते कई साल से देश की राजनीति को मथ रहा है। सन 96 की बात करते हैं, देवगौड़ा सरकार ने संसद में पहली बार ये बिल पेश किया। फिर 98 की बात करते हैं, वाजपेयी सरकार ने लोकसभा में पेश किया। 99 की बात कीजिए तो एनडीए सरकार ने फिर लोकसभा में इसको पेश किया। 2002 में फिर से बिल पेश हुआ, पास नहीं हो सका। 2003 में 2 बार पेश हुआ, बिल पास नहीं हुआ। 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने राज्यसभा में बिल पेश किया। फिर 2010 में जाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान राज्यसभा में पास करा लिया गया। इसको बीजेपी लेफ्ट जेडीयू ने बिल का समर्थन किया। जो अभी सरकार में है बीजेपी, उन्होंने उस समय भी समर्थन किया था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार इस बिल को लोकसभा में पेश ही नहीं कर पाई। यही वजह है कि कांग्रेस ने आज फिर याद दिलाया कि दरअसल यह बिल उसका ही है और उसने 2010 में राज्यसभा में पास करवाया था। महिला आरक्षण तमाम राजनीतिक दलों के रुख को देखते हुए महिला आरक्षण बिल संसद के विशेष सत्र में पास होना तय है। यह ऐतिहासिक बिल राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाला है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही कोशिश करेंगी कि इसका श्रेय अपने सिर पर लें। खैर, सियासत से अलग इस मुद्दे पर अभी यह देखना ज्यादा जरूरी है कि इस बिल के अमल में और इस अमल के बाद लोकसभा की तस्वीर कैसी होगी। अभी लोकसभा में कुल सीटें, जैसे कि आप जानते हैं, 543। इनमें जिन सीटों में आरक्षण नहीं है वो है 412 यानी कि 412। इनमें से 1/3 यानी कि 137 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी प्रस्तावित हैं जब यह बिल पास हो जाए। इनमें से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीटें हैं 84। इनमें से 1/3 यानी कि 28 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी कि उस कैटेगरी में। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है 47। इनमें से 1/3 यानी कि 16 सीटें ST कम्युनिटी की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इस तरह कुल महिलाओं के लिए लोकसभा में जो आरक्षण होगा वो 181 सीटों का होगा, जो अभी सिर्फ 82 यानी कि 82। अभी लोकसभा में महिला सांसद मात्र 15% हैं और राज्यसभा में 13% हैं। अब ये जो दोनों हाउसेज हैं इनमें ऑब्वियसली इनकी संख्या अलग अलग है, तो अगर आप अनुपात और कैलकुलेशन निकालते हैं, बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जाता हूं, मोटा मोटा समझ लीजिए कि औसत महिलाओं का प्रतिनिधित्व हमारे दोनों सदनों में मिलाकर के करीब 12.8%, 13 मान लीजिए 13%, मतलब उससे कम ही बैठता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से देश में महिलाओं की कुल आबादी 48.5% है, लगभग 50%। 2021 जो है 2021 की जनगणना अभी हुई ही नहीं है, तो ताजा स्थिति अभी साफ नहीं है। तो आप जरा सोचिए, देश की आधी आबादी का देश के नेतृत्व में सिर्फ 13%, यानी कि आपकी आबादी 50% और आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो 13%। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है? ये अभी भी हम 33% पे क्यों अटके हुए? ये हक मारना नहीं है तो और क्या है? राज्य विधानसभाओं में
तो ये स्थिति और भी खराब है। एक नजर जरा वहां डाल लें, जहां पर आप अगर एक औसत ले लें तो 10% है। 10% से कम कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर महिलाओं की जो वो है रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व, वो 10% से कम है। तो आप ये देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, नागालैंड, पुदुचेरी, ये हाल है अभी देश में। जिन राज्यों में 10 से 12% है, जो थोड़े से बेहतर है, थोड़े 2%, आधी आबादी 10 से 12% ही प्रतिनिधित्व कर रही है, उसमें बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। जिन राज्यों में 12% से थोड़ा सा ज्यादा है, वो हैं छत्तीसगढ़ 12.4, पश्चिम बंगाल 13.7, झारखंड 12.3, त्रिपुरा 15%। ये तो स्थिति है। 50% आबादी 12 और 13% से ऊपर नहीं उठ पा रही है, और कुछ जगह पर वो 10% से भी कम। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पार्टियां टिकट ही नहीं देंगी तो फिर महिलाएं चुन के कैसे आएंगी? बस मोटी मोटी बात आप ये समझ लीजिए कि अभी महिलाओं को उनका हक मिला नहीं है। प्रस्तावित 33% है, वो भी अभी नहीं मिलेगा, 2027 में आपको मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल अब आगे चल के यही होना चाहिए कि दिशा भले ही सही हो, लेकिन आधी आबादी को उसका पूरा हक मिलना चाहिए। 33% से हम कहीं आगे जा चुके हैं। खबरों की खबर में आज इतना ही। नमस्कार।